हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज आपके सामने जो टॉपिक आया है ये है बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ही एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है इम्यूनिटी। चैप्टर का नाम ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, तो इम्यूनिटी की बात तो होगी ही। अब यहाँ पर जो इम्यूनिटी है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इनमें, उनमें भी क्या क्या टाइप्स है, तो वो हमको अच्छे से देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझो कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी एकदम सिंपल वर्ड में बताऊंगा इम्यूनिटी होता क्या है। जैसे मान के चलो हमारे बॉडी में कभी कभी कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन किसी प्रकार का एंटर कर जाए, है ना। अगर वो पैथोजन एंटर कर जाए तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक रिस्पॉन्स शो करता है उस पैथोजन के अगेंस्ट, है ना। मतलब उस पैथोजन को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी शो करती है अपने अंदर, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल किसी प्रकार से, तो उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं क्या, इम्यूनिटी। ठीक। और इस इम्यूनिटी में ना जो एंटीबॉडी होते हैं इनका बहुत ही अहम रोल होता है। बिना एंटीबॉडी के इम्यूनिटी का कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाए, तो क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, अपना एंटीबॉडी ही करता है। तो हम एंटीबॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे अलग से, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, वो बाद में करेंगे। फिलहाल में इसको समझते हैं। तो जो हमारा इम्यूनिटी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्या? पहला है अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है अपना इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, और इनेट का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से ही मिलती है ना। चलो एक एक करके समझेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इनेट, क्योंकि इनेट थोड़ा सा कंजेनाइटल है, तो इसको समझते हैं। देखिए, इनेट का मतलब बताया मैंने आपको कि बिफोर बर्थ, मतलब जैसे आपका जन्म होता है उस टाइम से ही वो इम्यूनिटी आप जो है वो लेकर के आते हैं, है ना। तो उसको हम इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। सहज सहज प्रतिरक्षा, है ना। सहज ही मिल गया हमको, ठीक है, बर्थ से मिल गया। अच्छा, इसमें टाइप्स क्या क्या है देखो, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये अलग अलग टाइप के इनमें बैरियर्स हैं जो हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट किसी एंटीजेंस के, किसी पैथोजेंस के। ठीक। इसमें देखो फिजिकल में क्या है, पहला है हमारा स्किन और म्यूकोसा। स्किन का मतलब आप सब समझते हो। स्किन मतलब ये देखो, ये जो स्किन है सामने का स्किन, अगर मैं पानी यहाँ डालूंगा तो पानी सीधा बॉडी के अंदर तो नहीं जाएगा, है ना। स्किन क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा अंदर जाने से, किसको, पानी को, क्योंकि पानी नहीं जाएगा तो उसके बैक्टीरिया जो रहेंगे पानी में वो भी नहीं जाएंगे। तो वैसे ही कि आसपास में अगर कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, तो हमारा कहीं ना कहीं जो स्किन होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है अंदर जाने के लिए, किसको, बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को, किसी को भी। तो ये होता है हमारा स्किन का काम। म्यूकोसा लेयर क्या होता है, तो म्यूकोसा लेयर का मतलब होता है जो हमारा इनर लाइनिंग जो होता है बॉडी का। इनर लाइनिंग मतलब जैसे मान लो ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर जो लेयर होता है ना, ये सब, ये इसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। तो ये जो म्यूकस लेयर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। ये भी क्या करते हैं, हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। ये इनर बॉडी के लिए रहेगा, अंदर से करेगा ना प्रोटेक्ट। ठीक है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है ना, उसकी वजह से जो हमको प्रोटेक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे एग्जांपल देखो, फीवर। देखो होता क्या है, जैसे मान लो, जब एक्चुअली में फीवर कोई बीमारी नहीं है ना, पहली बात तो कई लोग समझते हैं कि फीवर एक बीमारी है, बट मैं बता दूं कि फीवर बीमारी नहीं होता। तो फिर फीवर आता क्यों है? सिंपल है। क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उस समय होता यह है कि हमारी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने सुन रखा होगा कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, हमारे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो क्या है कि अगर WBC जो है वो ठीक तरह से काम ना करे, या उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो ना कर पाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो हीट होने लगती है, और हीट होकर के ना उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करती है। ठीक। तो फीवर भी एक प्रकार से वही एक सिम्टम होता है। फीवर आया मतलब समझ में आता है चीज कि यार बॉडी में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या पैथोजन कुछ एंटर किया है, जिसको मारने के लिए बॉडी जो है वो हीट हो रही है, और उसको हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। ठीक। तो इसके बाद है पीएच। तो पीएच जो बॉडी का होता है नॉर्मली 7.34 ब्लड का पीएच होता है। तो वो पीएच भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है पैथोजेंस को मारने के लिए, क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि माउथ में, है ना, या स्टमक में जो HCl होता है, इसकी वजह से पीएच होता है। कितना होता है पीएच बताओ? HCl का पीएच पता है आपको? स्टमक में पीएच कितना होता है? 1.8, यानी मोर एसिडिक मीडियम है वो, है ना। अगर हम खाने में, मान के चलो खाने में इनकेस अगर कोई बैक्टीरिया हमारे चला जाए या कोई दूसरा पैथोजन चला जाए, तो स्टमक का पीएच इतना ज़्यादा हाईली होता है, मतलब कहने का मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है,
कि कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, वो जो है अपने आप वहाँ पर मर जाएगा। इसके अलावा जो हमारे टीयर्स होते हैं, है ना, आंसू, उनके पीएच काफी सॉल्ट होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये होता है पीएच का। इसके बाद है सिक्रीशन, तो कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं ऑटोकॉइड वगैरह, है ना, उनसे सिक्रीशन निकलता है हमारे, मतलब वो सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी से, हमारा सेल जो है उनको सिक्रीट करता है, जिससे कि क्या होता है, बॉडी जो हमारा वो प्रोटेक्ट होता है, ठीक। तो इतना आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा जानकारी जो है होना चाहिए। मान लो इनेट में आ गया अगर लॉन्ग आंसर, तो आपको ऐसा आना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी, तो सेलुलर बैरियर का। तो देखो सेलुलर बैरियर में अपना पहला है क्या, फेगोसाइटिक सेल। देखो पहले बात तो समझो कि फेगोसाइटिक होता किसको बोलते हैं। जैसे मान लो, देखो सिंपल, ये मान लो एक सेल है और हमारे इस सेल के ना कांटेक्ट में कोई बैक्टीरिया आ गया, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, तो इस सेल का प्रॉपर्टी क्या होगा कि इस बैक्टीरिया को ना वो क्या करेगा, इंगेल्व कर लेगा, इंगेल्व कर लेगा, देखो ऐसा इंगेल्व कर लेगा, खींच लेगा अपने अंदर, और उसको क्या कर देगा, फेगोसाइटिक, इसी को हम बोल रहे हैं फेगोसाइटिक। उसको मतलब कच्चा चबा जाएगा एक प्रकार से, ये देखा जाए तो ये बोलना चाह रहा हूं मैं, तो उसको इंगेल्व कर लेगा, ठीक है, ये होता है फेगोसाइटिक नेचर। तो फेगोसाइटिक हर सेल शो नहीं करता, कुछ सेल ही हैं जो फेगोसाइटिक नेचर में शो करते हैं खुद को, ठीक है। तो फेगोसाइटिक की अगर मैं बात करूं, तो अपना मैक्रोफेज सेल आपने सुन रखा होगा, मैक्रोफेज, है ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक सेल होता है, वो फेगोसाइटिक की नेचर होता है। इसके अलावा ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में आपका ये होता है मोनोसाइट होता है, वो भी होता है फेगोसाइटिक इन नेचर, तो ये फेगोसाइटिक होंगे। इसके बाद नॉन फेगोसाइटिक की बात करें अगर हम, तो नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल का मतलब नॉर्मली अपना एनके सेल होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल वगैरह हो गया, ये सब क्या है, अपना नॉन फेगोसाइटिक नेचर है, क्योंकि ये सब फेगोसाइटिक नहीं करते पर फिर भी बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन्स को मारते हैं, है ना। पहली बात तो देखो पैथोजन का मतलब, मैं जो बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, पैथोजन मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंटर करे और वो हमारे को डिजीज कॉज करे, वो होता है पैथोजन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, साइटोकाइन बैरियर। इसमें आएगा आपका इंटरफेरॉन, मतलब ये होता है साइटोकाइन, मतलब एक केमिकल होता है जो हमारा बॉडी जो है वो बनाता है। तो इंटरफेरॉन बेसिकली किसके लिए बनता है, ये बनता है वायरस के लिए, क्योंकि बाकी बैक्टीरिया वगैरह तो एंटीबॉडी से या क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर जो वायरस होता है उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का केमिकल बनता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन से शॉर्ट आंसर जो है वो आ सकता है 1 या 2 नंबर में, एक बार इसको देख के चले जाइए आप अच्छे से, आपको बहुत कुछ इसमें से लाभ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके बाद एक्वायर्ड की तरफ। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये हमको मिलती है आफ्टर बर्थ, ठीक है, मतलब बर्थ तो हमारा हो गया, बर्थ के बाद भी हमारे पास उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती जिससे कि हम आने वाले इन्वायरमेंट से अपनी रक्षा कर सकें, है ना। तो उसके लिए हमको एक और इम्यूनिटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो फिलहाल ये समझ लीजिए इम्यूनो रिस्पॉन्स की बेसिस पे, है ना। तो 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो पहला होता है प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो देखिए प्राइमरी किसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल है, जैसे मान के चलो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया पहली बार आया, फर्स्ट टाइम कोई नया बैक्टीरिया आया, फॉर एग्जांपल टाइफाइड का बैक्टीरिया आया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब वो बैक्टीरिया पहली बार मेरे बॉडी में आया, अब बॉडी में जब पहली बार आएगा ना तो मेरी बॉडी उसको पहचानेगी नहीं, क्योंकि बॉडी के लिए तो नया है, वो एकदम नया है, तो पहचानेगा नहीं। तो बॉडी क्या करेगा, उसको सोचेगा थोड़ा सा, उसके लिए थोड़ा लेट से एक रिस्पॉन्स शो करेगा कि यार हाँ ये बैक्टीरिया पहली बार दिख रहा है हमको, हमारी बॉडी में पहली बार दिख रहा है, तो सेल्स क्या करेंगे, उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, क्योंकि पहली बार आया ना वो, और ये थोड़ा सा लेट आएगा, स्लो आएगा, क्योंकि पहली बार बैक्टीरिया आया था, तो बॉडी के लिए वो नया चीज है ना, तो वो होगा प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होता है कि अगर देखो इन केस मान के चलो वो पहली बार जब वो बैक्टीरिया आया था तो हमारा बॉडी क्या किया था कि उस बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ केमिकल निकाला था, लेकिन थोड़ा लंबे समय के बाद निकाला था, ठीक, लंबे समय के बाद निकाला था। इसका मतलब कि काफी समय तक मैं बीमार था, आफ्टर सम टाइम मैं ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि जो भी केमिकल निकलना था उसको मारने के लिए उस बैक्टीरिया को, वो थोड़ा समय के बाद निकला, तुरंत तो नहीं निकला, ठीक, थोड़ा लंबा समय लिया, बीच में काफी लंबा समय लिया। तो याद है ना कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना वो थोड़ा लेट से जनरेट होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी की बारी देखो, मान के चलो वही बैक्टीरिया 4 साल बाद फिर आया, वही सेम बैक्टीरिया 4 साल बाद फिर आया, तो क्या बॉडी को अब सोचना पड़ेगा कि उसको मैं मारूं कैसे, नहीं सोचना पड़ेगा ना। देखो सिंपल सा एक तरीके समझा रहा हूं मैं इसको, समझो इसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये एक्स नाम का बैक्टीरिया अब इसके में आया, इस ह्यूमन में बॉडी में एंटर किया, तो ये ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, इस एक्स को मारने के लिए ना मान के चलते हैं 3 प्रकार का एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सा, वाई, जेड और एक्स।
पहले वाई किया, वाई ने इसको नहीं मारना है, नहीं मार पाएगा, एक्स ने नहीं मारना है और जेड ने नहीं मारना है, और एक्स ये बाद में आएगा। फर्स्ट वीक ही आया, सेकंड वीक आया, थर्ड वीक में ही आया, एक एक बार चेक कर रहे थे, और एक्स जब आया तो मर गया ये। ठीक, यानी एक्स वाला एंटीबॉडी जो है वो इस एक्स नाम, कैपिटल एक्स नाम के एंटीजन को मार सकता है। ठीक है, ये थोड़ा लेट से आया, 3 वीक के बाद आया, ये थोड़ा समय लगा इसको। ठीक है, तो खैर अब ये बच गई बीमारी से, ठीक हो गया, ये ह्यूमन जो है वो 3 महीना बाद 4 महीना बाद हुआ पर ठीक हो गया। इनकेस मान लो अब वही बैक्टीरिया या वही जो एंटीजन है वो 4 साल बाद फिर से वही आ रहा है एक्स वाला, तो क्या अब ये बॉडी वाई और जेड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब वाई और जेड बनाने में अपना समय क्यों खपत करेगा वो? उसको तो पता है ना बॉडी को कि यार ये वाला एंटीजन जब भी आता है तो मेरे को एक्स वाला एंटीबॉडी बनाना पड़ता है, तभी वो मरता है। तो अब वो डायरेक्ट मुद्दे की बात करेगा और सीधा एक बार में क्या बनाएगा? एक्स बनाएगा और इसको मार देगा। तो जो सेकेंड टाइम जो रिस्पॉन्स जो शो कर रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, और जो फर्स्ट टाइम किया था, जो लेट से किया था, ये हुआ था प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। ये लेट होता है और ये मेमोरी पे डिपेंड करता है, याद रखना। मेमोरी मेमोराइज करेगा, अगर मेमोरी नहीं रहेगा, ध्यान नहीं कर पाएगा उस चीज को, तो फिर ये भी लेट करेगा ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इधर। तो इसका जो एक्वायर्ड का ही टाइप होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। देखो एक्टिव पैसिव में क्या है कि एक्टिव में क्या होता है ना कि बॉडी जो होता है ये खुद से एंटीबॉडी बनता है। यहाँ पर एक्टिव में क्या होता है, क्या बनता है? बॉडी खुद से क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है ना। तो एक्टिव में 2 टाइप का रहेगा, और यहाँ पर क्या होता है? खुद से नहीं बनाता। इसमें हम क्या करते हैं? बना बनाया एंटीबॉडी यूज करते हैं। पैसिव में बना बनाया एंटीबॉडी, और इसमें क्या है? बॉडी खुद बनाएगा, जनरेट करेगा एंटीबॉडी। याद रखना, दोनों में डिफरेंस है ये। एक्टिव में क्या होगा? बॉडी खुद से बनाएगा इसमें एंटीबॉडी, और इसमें बना बनाया एंटीबॉडी को यूज करेगा। तो एक्टिव की देखो बात करते हैं, नेचुरल। इनफैक्ट इसमें क्या देखो, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है एक्टिव में। अब नेचुरल कैसे? देखो जैसे मान लो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो चिकन पॉक्स का हुआ। देखो यहाँ पर लिखा मैंने एग्जांपल, इम्यूनो रिस्पॉन्स अगेंस्ट चिकन पॉक्स। मान लो चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स का वायरस जो भी कुछ आया हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उसको मारने के लिए ना एक रिस्पॉन्स शो करेगा, और उसके लिए क्या करेगा? वो एंटीबॉडी बनाएगा। कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट। याद रखना, एंटीबॉडी बनाने का काम किसका होता है? हमेशा याद रखना, बी लिम्फोसाइट। तो चिकन पॉक्स को मारने के लिए बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? एक एंटीबॉडी बनाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा नेचुरल, क्या? एक्टिव में नेचुरल इम्यूनिटी। तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव किसको बोलेंगे? देखो आर्टिफिशियल में वैक्सीन, जैसे मान लो डीपीटी आपने सुन रखा होगा, बीसीजी, इनका जब वैक्सीन हमको लगता है ना, पता है उसमें क्या होता है? उस वैक्सीन में ना कुछ इनएक्टिवेट फॉर्म में ही बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वास्तविकता ये है कि वैक्सीन में कुछ और नहीं होता, वही बैक्टीरिया वायरस ही रहेगा। जैसे पोलियो का वैक्सीन हो गया या कोई और वैक्सीन हो गया, तो उसमें वही बैक्टीरिया या वायरस रहेगा, लेकिन वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। अब इनएक्टिवेट फॉर्म में है तो हमारी बॉडी में वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, कई बार डिजीज कॉज करता भी है। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद थोड़ी सी फीवर आती है बच्चों को। आपको भी लगा होगा, जब कोरोना का वैक्सीन आपको लगा होगा कोविड-19 का, तो आपको भी थोड़ा फीवर आया होगा। इसीलिए ये उसमें भी कहीं ना कहीं कोविड-19 का वायरस ही है ना, इनएक्टिवेट फॉर्म में बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए बोलते हैं कि ना जब इम्यूनिटी वीक होती है तो वैक्सीन वगैरह उस समय लेने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। तो याद रखना कि आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय क्या होगा? वैक्सीनेशन। ये वाली जो इम्यूनिटी होती है वो वैक्सीनेशन से होती है, क्योंकि हमने क्या किया? इनएक्टिवेट फॉर्म में डाल दिए वैक्सीन। तो अब जब इनएक्टिवेट फॉर्म में डाला है वैक्सीन को, तो वही वैक्सीन की वजह से क्या होगा? उस वैक्सीन में जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए हमारी बॉडी फिर से एंटीबॉडी बनाएगी। वैक्सीन में जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपना आर्टिफिशियल। अच्छा बताओ, ये चीज अपने आप तो नहीं बन रहा है, हमने वैक्सीन लगाया तो बना ना, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती बॉडी में जानबूझकर बैक्टीरिया को एंटर करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं करा रहे हैं। चिकन पॉक्स का अपने आप हो रहा था वो चीज इन्फेक्शन अपने आप हो रहा था, तो नेचुरल में आ गया वो, और यहाँ पर आर्टिफिशियल में आ जाएगा। ठीक, क्लियर? अब हम बात करेंगे पेशिव का। तो पेशिव में क्या होता है? देखो पेशिव में क्या होता है? बना बनाया एंटीबॉडी यूज करते हैं। बना बनाया, यहाँ पर क्या था? बॉडी खुद से बना रहा था एंटीबॉडी, यहाँ पर बना बनाया एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आएगा, तो उससे जो हमको इम्यूनिटी मिलेगी वो होगी क्या? पेसिव इम्यूनिटी। तो समझते हैं इसको। देखो पेसिव भी 2 हिस्से हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आएगा? आईजीजी। देखो क्या होता है ना, जब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि जब जो बेबी है, जब वो फीमेल के क्या बोलते हैं यूट्रस में होता है, जब वो पास्चुरेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब डिलीवरी का केस होता है, तो पास्चुरेशन टाइम में क्या होता है कि जो एक आईजीजी नाम का ना एंटीबॉडी होता है,
और ये एंटीबॉडी क्या करता है, प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ये आता है एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करता है, तो याद रखना हमेशा IgG। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करने के बाद क्या करता है कि ये फीटस में चला जाता है। ठीक है, तो फीटस को तो बना बनाया एंटीबॉडी मिला ना, फीटस मतलब बेबी को बना बनाया एंटीबॉडी मिला उसकी मदर से, बना बनाया। क्या उस फीटस से बनाया खुद से एंटीबॉडी? नहीं, उसकी मम्मी से उसको मिला। क्या बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे इसको, ये नेचुरली मिला है। और उसके बाद IgA, अब कोलेस्ट्रम में होता है। ये कोलेस्ट्रम क्या है भाई, कोलेस्ट्रम मतलब दूध। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, मेडिकल साइंस की भाषा में। तो जो कोलेस्ट्रम होता है ना, उसमें ये IgA नाम का एंटीबॉडी होता है। इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर बर्थ बेबी को 6 मंथ तक क्या करना है, केवल उसकी मदर का मिल्क ही उसको क्या करना है, नरिशमेंट करना है, उसी से उसको मतलब नरिश करना है। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि प्लेसेंटल और कोलेस्ट्रम ये जो दोनों इसमें आएंगे, नेचुरल में आएंगे। आ सकता है ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका MCQ वगैरह आ सकता है। इसके बाद लास्ट है अपना आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, देखो जैसे मान के चलो किसी को सांप काट लिया, एक सिंपल एग्जांपल, सांप काट लिया। अब उसको सांप काट लिया तो सांप का वैक्सीन अगर मैं दूंगा तो तुरंत तो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद रखना है यहाँ जो आर्टिफिशियल है ना, ये सब टाइम लगता है इन सबको डेवलप होने में। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर सांप काटा है तो तुरंत मर जाएगा ना ह्यूमन। तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसको कुछ ऐसा देना है जिससे तुरंत काम करे, एक्टिवेट, तुरंत उसका बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटी विनम का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, बना बनाया एंटीबॉडी होता है इसके अगेंस्ट। जो स्नेक बाइट करता है ना, उसमें जो पॉइजन होता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक होता है एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये आएगा आपका किसमें, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। इसके बाद हम आएंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कुछ और भी टर्म्स, जैसे कि अपना हो गया लिम्फ ऑर्गन्स हो गया, क्या क्या लिम्फ ऑर्गन्स है, और कुछ एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ड्रग एंड एल्कोहल के बारे में। तो फटाफट सबसे पहले इतने को लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फ ऑर्गन से, है ना। लिम्फ ऑर्गन जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, CG बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। तो CBSE में यहाँ से MCQ के चांसेस ज़्यादा हैं, और CG बोर्ड में यहाँ से 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में पहला अपना है लिम्फ ऑर्गन। तो सबसे पहले तो देखो लिम्फ ऑर्गन बोलते किसको हैं, तो मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, एक प्रकार का WBC है, और WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में डिफेंस करता है ना हमारी बॉडी को, किससे, अदर एंटीजन से, अदर एंटीबॉडी से। तो जो मैच्योरेशन होता है जिस जगह पे, मतलब हमारे बॉडी में वो स्थान, वो जगह जहाँ पर WBC यानी कि एक प्रकार का लिम्फोसाइट जो है, क्या है वो, उसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है या प्रोलिफरेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, जहाँ पर क्या हो, प्रोलिफरेशन हो या मैच्योरेशन हो। तो 2 टाइप के होते हैं, पहला है अपना क्या, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी किसको बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पर जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर मेन बनते हैं, है ना। तो जहाँ बनेगा वो क्या होगा, अपना प्राइमरी। एग्जाम्पल देखो, बोन मैरो और थाइमस, ये एग्जाम्पल याद रखना कि प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है, तो बोन मैरो और थाइमस। नीट के भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। देन सेकेंडरी में क्या आएगा अपना, देखो इसे मान लो, समझो, इसे मान लो यहाँ पर ये बोन मैरो है, बोन मैरो, यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है वो क्या होगा, बन चुका है ना, या अपना जो थाइमस है वो बन चुका है। वैसे तो बोन मैरो में बनता है अपना बी लिम्फोसाइट, और यहाँ पर बनता है टी लिम्फोसाइट। याद रखना 2 टाइप का होता है लिम्फोसाइट, बी और टी, तो अलग अलग जगह बनते हैं दोनों। ठीक है, तो बोन मैरो बन गया। अब ये क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ से क्या होगा, जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में माइग्रेट हो जाएगा। तो जिस जगह में जाएगा वो माइग्रेट होगा, जमा होगा यहाँ पर, उस जगह को हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन। और वो जगह भी कहीं ना कहीं हमारे को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, अपना लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड है, सबसे बड़ा। ठीक है, सेकेंड है लिम्फ नोड, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, वहाँ कहीं कहीं पर कुछ सेल के ग्रोथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिम्फोइड लिम्फ ऑर्गन या लिम्फ नोड बोल सकते हैं। नोड मतलब समझ गए आप तो, है ना। टंसिल हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है पेयर्स पैचेस वो हो गया, वहां पर भी क्या है, ये जो मेच्योर लिम्फोसाइट है वहां पर जाके डिपॉजिट होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी याद रखना, जहां पर मेच्योर लिम्फोसाइट का होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले इधर आते हैं। देखो बेस्ड ऑन 2 टाइप, अच्छा एक चीज इसको पहले समझ लो, माल्ट क्या होता है, माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना, हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया,
एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, या अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। यहाँ पर ना जहाँ पर वो जगह जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मेच्योर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं क्या, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं उस जगह को। अब देखो, बेस्ड ऑन टू टाइप लिम्फोसाइट देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनो सिस्टम। मतलब हमारे पास ना जो लिम्फोसाइट की एक्टिविटी के बेसिस पर दो प्रकार के क्या होते हैं, या लिम्फोसाइट के आधार पर दो प्रकार की हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, क्या क्या देखो, पहला होता है CMIS, दूसरा है AMIS, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। सेल, यहाँ पर देखो नाम नहीं है सेल, यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी। तो सेल मीडिएटेड में क्या होगा, इसको कौन करेगा, गवर्न सेल करेगा, इसको एंटीबॉडी करेगा। तो देखो सेल में कौन सा करेगा, तो टी लिम्फोसाइट याद रखना, टी सेल, जो टी सेल होता है ना, टी सेल जो होगा इसको गवर्न करेगा, और इसको कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा, यानी कि कौन, बी सेल इसको करेगा गवर्न। क्योंकि एंटीबॉडी बनाता कौन है, याद रखना, एंटीबॉडी बनाने का काम एक ही सेल का है, किसका, बी लिम्फोसाइट का। ध्यान रखना, जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, इसका काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाने का। तो याद रखना, एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। टी वाला एंटीबॉडी कभी नहीं बनाता, डायरेक्ट मारता है वो। इस चीज को मैंने HIV एड्स में भी बताया था आपको, है ना। फिर से देखो यहाँ पर बेस्ड ऑन टी सेल, तो दो देखो अलग अलग टी सेल होते हैं। पहला है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, याद है HIV का जो वायरस था, अगर आपने पढ़ा होगा वो वीडियो, नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। HIV का जो वायरस था ना, वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ही अटैक करता था, उसी पर अटैक करता था। ठीक है, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करता है ये, तो ये करेगा कि एक लिम्फोकाइन नाम का एक केमिकल निकालता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई एंटीजन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो ये क्या करेगा, लिम्फोकाइन नाम का एक केमिकल निकालेगा अपने में से, और वो लिम्फोकाइन क्या करेगा, सीधा एक्टिवेट करेगा, किसको, किलर को करेगा। ठीक है, और अपना बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगा ताकि वो एंटीबॉडी बनाए। तो एंटीबॉडी कब बनाएगा भाई, बी वाला एंटीबॉडी बनाएगा, पर कब बनाएगा, तो ये इसको मैसेज करेगा, कैसे, एक केमिकल निकाल के। कौन सा केमिकल, लिम्फोकाइन नाम का। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद किलर टी लिम्फोसाइट यह करता है, ये डायरेक्ट मार देता है। जैसे मान लो कोई सेल है, उसकी क्या करेगा, उसके सेल में ना छेद कर देगा सीधा, और छेद कर देगा और उसको सीधा डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब सेल को ही सीधा मार देगा ये कौन, किलर टी लिम्फोसाइट। सप्रेशर देखो क्या करता है, जैसे मान लो हमारे बॉडी का क्या होता है, कई बार ना इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो खुद के ऑन सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, खुद के सेल को। मतलब इतना ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा कि खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस समय क्या होगा, इम्यूनिटी को आपको कम करना है, थोड़ा सा सप्रेस करना है, तो वहां पर ये काम करेगा। और मेमोरी टी लिम्फोसाइट मतलब सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ज्यादा हमने पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसमें जो मेमोरी आती है ना, वो इसी से आती है कि हाँ पहले वाला बैक्टीरिया को इस तरीके से मारा गया था, तो इसको इसी से मारेंगे, वो बताया था कहानी, वो इसी का होता है कहानी पूरा। ठीक है, सेकेंड देखो, ये तो बता दिया मैं। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, तो याद रखना, अगर बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी से कम होने लगे, तो हमारा जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम है, ये जो है हमारे भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोन मैरो, मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने वाला हूँ कुछ। बोन मैरो, मान के चलो ये बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो में क्या होगा, हमारा जो सेल है, मतलब देखो ब्लड जो है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। अब ब्लड चाहे कोई भी हो, RBC, WBC, प्लेटलेट, कुछ भी रहे, बनेगा बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट भी वही बनेगा, प्रिकर्सर स्टेम सेल। प्रिकर्सर का मतलब होता है एक प्रकार से इमेच्योर, है ना। तो वो जो स्टेम सेल होंगे वो कहाँ जाएंगे, दो जगह जाएंगे। कहाँ कहाँ, दो जगह से बनेंगे। एक तो देखो थाइमस में जाएगा, और एक जाएगा बी सेल। बी सेल कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये तो बोन मैरो में बनेगा। तो थाइमस क्या है, यहाँ पर टी सेल रहेगा। अब टी सेल जो है वो देखो 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के टी सेल यहाँ पर रहेंगे, ये चारों मैं यहाँ लिखा हूँ। और क्या करेंगे, सेल इम्यूनिटी को गवर्न करेंगे, CMI को गवर्न करेंगे। और जो बी लिम्फोसाइट है, ये मेमोरी के हिसाब से, और अपना प्लाज्मा सेल, आपने सुन रखा होगा प्लाज्मा सेल। देखो प्लाज्मा सेल पता क्या होता है, प्लाज्मा सेल एक प्रकार का बी लिम्फोसाइट ही होता है, पर अगर वो कनेक्टिव टिश्यू में है तो प्लाज्मा सेल, और ब्लड में है तो बी लिम्फोसाइट है वही चीज। ठीक है, तो ये करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। और एंटीबॉडी भी इतने प्रकार के होंगे, देखो IgG, IgM, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इस एंटीबॉडी का काम कैसे है, क्या क्वेश्चन आएगा वो यहाँ देखो। देखो IgA कोलेस्ट्रॉल में होता है, पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, एक्टिव आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, किसको, बेबी को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में है ना, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बताया था। ठीक है, IgD एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। IgE एलर्जी ऐसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। IgG सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो होता है वो IgG होता है। ठीक है, जो कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करता है, तो याद रखना IgG। और IgM क्या है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी साइज में क्या होता है, IgG, पेंटावलेंट एंटीबॉडी है ना, कौन, IgG। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों एक लास्ट टॉपिक आपसे मैं बोलूंगा, वो ये है कि एक बार एंटीबॉडी के डायग्राम को बना के चले जाना, एंटीबॉडी के डायग्राम को पढ़ के चले जाना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2L2, 2 हैवी चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है,
तो वो एक बार ड्रॉ देख के जाना, अच्छे से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ये कंटिन्यू आप वीडियो कर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं 20 या 19-20 तारीख के आसपास में मैं क्या करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो वो क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन बताया था लगभग क्वेश्चन उसमें से आया है, फिजिक्स में जो बताया था उसमें आया है, तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, बताऊंगा जो उसको। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको वो आ जाए। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा बिगड़ा है सबका, जानता हूँ इस चीज़ को, तो अब उसको कवर करने का ये बायो का लास्ट मौका हमारे पास है। बायो का पेपर अगर कवर कर लेते हैं तो वहाँ के मार्क्स यहाँ थोड़ा सा हमारे को बढ़ाने का चांसेस है, ये लास्ट ऑप्शन है मतलब हमारे पास, तो यहाँ हम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ज़्यादा पढ़ाई करनी है अच्छे से, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।